on. गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज का अहम सवाल, कैन पीएलए विन वॉर्स? और इस सवाल के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जनरल राजीव नारायणन। फर्स्ट लेट मी वेलकम हिम। राजीव, गुड इवनिंग एंड वेलकम, एंड इट्स सो नाइस टू हैव यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। Yes, very honored to be back on your platforms. या तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम और जनरल राजीव नारायणन बात करते रहते हैं पीएलए के बारे में, और बहुत चीजों के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम साथ ही काम करते हैं। तो हमने सोचा ये इसके बारे में आपके साथ बात करें, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में जो भी गतिविधियां हुई हैं, whatever has happened, across the board, in the military sphere concerning PLA, we get the feeling that at least, both of us are very clear on this, that the PLA can't win wars, right? And I thought, whom do I discuss this with in public and explain to people? So the first person I thought of was General Rajiv Narayan. And why? He's written a book on the PLA. He knows the PLA very well. He is probably one of the few guys whom I consider who's an authority on PLA. And he knows their dispositions, he knows their strengths, their weaknesses, and everything. So I said, let me discuss with him. And sure enough, he's going to talk to us on very significant issues, whether PLA can win wars. But to set the stage, I will go through a few pointers जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये सवाल क्यों उठ रहा है आज के दिन। आफ्टर ऑल पीएलए वाज सपोज्ड टू बी द बिगेस्ट फौज, बिगेस्ट नेवी, बड़ा मजबूत, सबको लेटा देने वाली बात वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये क्यों हुआ है? बेसिकली दो चीजों में ना पीएलए को थोड़ा रोक लग गया। एक तो यूक्रेन में जो लड़ाई चल रहा है, और जो गाजा में हो रहा है इजराइल और हमास के बीच। इससे क्या है कि पीएलए हैज सडनली रियलाइज वॉर इज फार बियॉन्ड व्हाट इट कंसीव्ड, बिकॉज इन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं। तो लड़ाई का असलियत अभी आ रहा है बाहर, और उसके बाद उनके खुद के कॉन्फ्लिक्ट में ये फंसे पड़े हैं। और इसके बारे में 2 मिनट बात करूंगा और फिर आई हैंड यू ओवर टू जनरल राजीव नारायण। सो सबसे पहले देखिए, till recently everyone was thought, China will go through all that strategic ambiguity by USA and all. What has USA come out with? Hellscape. It is very clear. The PACOM commander has said, we will turn Taiwan Straits into an unmanned hellscape. Not manned also, unmanned. वो unmanned से sort out करेंगे चाइना को, बाकी बाद में देखेंगे। उससे क्या है कि थोड़ा धक्का लगा है चाइना को। फिर भी ये बात करते रहते हैं रियूनिफिकेशन, अनस्टॉपेबल। ये पॉलिटिकल बात हो रही है, और ताइवान को पकड़ने के लिए पॉलिटिकल बात से नहीं होगी, वो वहां से आपको मिलिट्री बात करनी पड़ेगी, जिसमें इनका क्षमता नहीं है। इसके बारे में तो हमने बात भी कर लिया जनरल नारायणन ने और हमने। फिर लुक एट फिलीपींस फॉर द पास्ट 6 months or more. There's been tutu meme and kabaddi being played in South China Sea. कभी चाइना कुछ करता है, कुछ फिलीपींस कर लेता है। 2 years back, 1 year back, it was as if China had no opponent in South China Sea. But फिलीपींस खड़ा हो गया। छोटा सा देश है जिसके पास फौज नहीं है, नथिंग, पर वो खड़ा हो गया और बोल रहा है आप आ जाओ, हम देख लेंगे आप।
चाइना ने बहुत किया, ग्रे जोन, व्हाइट जोन, ब्लू जोन, सारे 3 warfare strategy, 4 warfare strategy, everything has been done. बट फिलीपींस पीछे नहीं हट रहा। पहले प्रॉब्लम था स्कार्बरो शोल में, फिर उसका आ गया वो सेकंड थॉमस शोल में, अभी सबैना शोल। हर जगह बात कर रहे हैं ये खड़ा होके, और ये इंटरनेशनल मीडिया के इसमें आ गए। फिलीपींस जो है इंटरनेशनल मीडिया को लेके साथ चलती है, ताकि सबको पता चले चाइना वाले क्या कर रहे हैं। ओके, आज तक चाइना ने एक गोली नहीं चलाई इस इलाके में, वो दम नहीं है। तीसरी बात, वियतनाम। वियतनाम जो है वो अपना खुद आइलैंड बना रहा है पिछले 1 साल से चुपचाप, राइट, और चाइना इसको रोक नहीं पा रहा। और ये सब चाइना का रिपोर्ट है। ओके, फिर आप देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। आप मिडिल ईस्ट में देखिए, लड़ाई चल रहा है पिछले 8 महीने से। रेड सी में वो हौतीस रोक रहे हैं, all traffic is stopped, and China is dependent on this traffic completely for its economy. There are reports that they're dealing with Houthis, but not very successfully. And they have a base in Djibouti, in the Horn of Africa, and yet they have neither faced the Houthis nor have they been able to keep that lane open, and their economy is getting hit. Their economy is at risk because of food and energy security because of this action. And they're doing nothing. Not only that, their complete diplomacy has gone for a toss. फिर आइए भारत के पास, कल ही गलवान का एनिवर्सरी था। बहुत लोगों ने बहुत बहुत कुछ काम किया, पर किसी ने ये नहीं बताया कि भैया 4 साल हो गया, आप वहां कर क्या रहे हो, पीएलए कर क्या रहा है वहां। ठीक है, बैठा है दत्सांग में, बैठा है देमचौक में, आपको क्या शांति मिला है? नहीं मिला। आपको कोई ज्यादा आपको टेरिटरी मिल गया? ज्यादा नहीं मिला। जो वहां बैठे हो वो अभी तक बात हो रहा है। क्या आपको कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट हो गया? नहीं हुआ। अभी भी आप 1 लाख या 2 लाख फौज को लेके बैठे हो ऊपर, राइट। आपका क्या सम्मान बढ़ा है इससे? नहीं बढ़ा है। अभी तो बात हो रहा है टू एशियन जायंट्स फेसिंग ईच अदर। पहले नहीं बोलते थे ऐसे, अभी इंडिया भी एशियन जायंट हो गया। आप नैरेटिव देखिए जो वेस्टर्नर्स बोल रहे हैं। सो चाइना ने ये तो बोल दिया कि बड़ा पीएलए है, ये है, वो है, पर क्या एक लड़ाई भी जीत पाया? और यही सवाल, इसी के विश्लेषण करने के लिए आई एम गोइंग टू हैंड यू ओवर टू जनरल राजीव नारायणन। ऑल योर्स राजीव, प्लीज टेक इट ऑन। थैंक यू सर। आपने जो चीजें बताई उसमें 1-2 एक्स्ट्रा ऐड कर बोलिए देता हूं। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। फिलीपींस को ताकत मिल गया है। एक तो यूएसए ने 8 एक्स्ट्रा बेसिस बना दिए हैं वहां पे, और हमसे उसने ब्रह्मोस खरीद लिया है। तो फिलीपींस के पास अब रीढ़ की हड्डी तगड़ी हो गई है, और चीन डरा हुआ है कि भाई अब तो एग्रीमेंट वगैरह भी हो गया है, और फिलीपींस क्वाड जो बोलते हैं हम, यूएस का अलायंस है उधर पे, उसके सिक्योरिटी क्वाड बन गया है वो। तो अब डर हो गया है चीन को। वियतनाम वही स्प्रैटलीज में कई आइलैंड्स वियतनाम भी क्लेम करता था, तो वो बोल रहा है व्हाट इज गुड फॉर द गीस इज गुड फॉर द गैंडर। आपने आर्टिफिशियल बना लिया तो मैं भी बना रहा हूं बस। और अब कौन रोकेगा उसको? चीन किस मुंह से रोकेगा? उसने खुद बनाया आर्टिफिशियल, अब ये भी आर्टिफिशियल बना रहा है, और ये भी आपसे बातचीत में है फॉर बाइंग ब्रह्मोस। तो ये अब चीन के जहन में होना चाहिए। तो ये कुछ एक ओपनली तो मैं अभी कह देता हूं, आई स्ट्रेच माय नेक आउट दैट एटलीस्ट फॉर द कमिंग डिकेड पीएलए इज नॉट लाइकली टू विन एनी वॉर्स। 79 में भी पिटा था, और उसके बाद भी पिटता आ रहा है सब तरह। तो
कहने के लिए एक चीज है कि आई एम विन लोकल वॉर्स इन्फॉर्मेटाइज्ड, और ये सारा कुछ कहने के लिए, लिखने के लिए और सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट यू हैव नॉट एक्चुअलाइज्ड इट ऑन ग्राउंड। जो आपके प्रॉब्लम्स शुरू से थे कि इट वाज टोटल पॉलिटिकल कंट्रोल एंड कमांडर्स कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज, क्या हुक्म मिले हैं, किस तरह से सिचुएशन को रीड करना है, बैटल को रीड करना है, और किस तरह से फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज को आप ले सकते हैं, वो आज भी कमी है उनमें, दिक्कत है उसमें। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टिव स्टाइल नहीं है, वो ऑटोक्रेटिक, आई वुड से डिक्टेटरशिप कंट्रोल है कि मेरा हुक्म है टॉप बॉस का और आप ही करोगे। सो इट इज गेटिंग डिफिकल्ट। तो इज इट ओवरस्ट्रेच्ड, पहला क्वेश्चन है। आई वुड से यस, इफ यू कैन रन थ्रू दोस 2-3 स्लाइड्स सर, आई विल एक्सप्लेन। हाँ, कि भारत का क्या प्लान है पहले इसमें देखते हैं। नेक्स्ट वन सर। या फॉलीज क्या क्या है, इसने मल्टीपल फ्रंट खोल दिए, जापान के तरफ भी है, ताइवान के तरफ भी है, फिलीपींस के तरफ भी है, वियतनाम के तरफ भी है, और हमारे तरफ भी है, टू काउंटर। पीएलए के अंदर आगे समझाऊंगा, काफी डिसरप्शंस हो गए। मेन आ गया है पॉलिटिकल री एजुकेशन, जहां पे आपको न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर एजुकेशन करना चाहिए, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन वॉर्स। आपने पहला फेज इंप्लीमेंट किया और कह रहे हैं 2 और फेज होंगे। पॉलिटिकल री एजुकेशन विद इन पीएलए, मतलब लड़ाई छोड़ो, पॉलिटिकल री एजुकेशन, एंड पूरा स्ट्रैंगल होल्ड है पॉलिटिकल अपना पीएलए के डिसीजन मेकिंग में। डिसरप्शंस विद इन सीपीसी, इस पे बात करूंगा। कोलैप्सिव इकोनॉमी, डेमोग्राफी, रेस्टिव यूथ, शंकर साहब ने पहले ही काफी इसके ऊपर आपके साथ बातचीत कर चुके हैं। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन धीरे धीरे होता चला रहा है, एंड स्ट्रॉन्ग मल्टी फ्रंट अलायंस आगे हैं। जो इनका था वॉर जोन कैंपेन, वो क्लियर कहता था कि अगर अलायंस हो जाए या सुपर पावर आपके अगेंस्ट आ जाए तो वो फेल हो जाएगा। अभी अलायंसेस को छोड़ो, सुपर पावर के साथ अलायंसेस हो गए आपके अगेंस्ट, तो कैसे आप काउंटर करोगे इसको? ये सोच अभी तक उनमें है नहीं। और जो शी और उसकी टीम है, मैं नहीं मानता उनके पास ये काबिलियत है सोचने की। वांग हुनिंग इज वेरी नाइस टू वीव वर्ड्स, यानी जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि शशि थरूर जी अंग्रेजी में नए नए शब्द लेके आते हैं, हमें अंग्रेजी खोजना पड़ता है, डिक्शनरी ये पट्टा, ये बंदा आप लगा लो। टंग शाओपिंग, एक्चुअली स्टार्ट हुआ था च्यांग ज़ेमिन से, च्यांग ज़ेमिन, हु जिनटाओ और अभी शी जिनपिंग के साथ चिपका हुआ है। ये सारा नैरेटिव और वर्ड सारे कॉइन करता रहता है, जैसे पीसफुल राइज, हार्मोनियस राइज, ये सब इसने शब्द कॉइन किए हैं। एक मिनट, 1 मिनट। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये चाइना का शशि थरूर है? बिल्कुल 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 और सबसे डेंजरस आदमी है, और अभी इसने भी अपने आप को कॉर्नर में पेंट कर रखा है, और अब ताइवान के पीछे और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं उसको। अभी वो जैसे बोलते हैं ना, 3 नोज, 3 डिनायल्स, 3 4 ये, 5 वो, ये सारा ये कॉइन करके देता है। ये है चैंपियन जो कॉइन करता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं भारत के अगेंस्ट। तो पहले नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं मैं। ये जनरली स्लाइड दिखा रहा है कहां कहां ये इसके ग्राउंड फोर्सेस दिखाया, क्योंकि जमीन पे कब्जा करने ग्राउंड फोर्स आएंगे। तो बेसिकली इसके 13 ग्रुप आर्मीज हैं। 71, 72, 73 तो ईस्टर्न थिएटर कमांड के साथ हैं। 74, 75 सदर्न थिएटर के साथ हैं। देन 76, 77 है जो हमारे अगेंस्ट आते हैं, वेस्टर्न थिएटर। उसके बाद 78, 79, 80 नॉर्थ में है, और 81, 82, 83 है जो सेंट्रल रिजर्व। अच्छा, अभी जो सदर्न और ईस्टर्न थिएटर है वो बिल्कुल ताइवान और साउथ चाइना सी के तरफ है, और जो नदर्न थिएटर है वो नदर्न सीबोर्ड जापान की तरफ है, एंड रशिया की तरफ है। उसका भी बताऊंगा मैं दोबारा, उन्होंने वहां पे फ्रंट खोल दिया नए मैप्स।
रिजर्व जो बचा है 82 को निकालना मुश्किल होता है, वो बीजिंग के पास है, और बीजिंग और कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी के लिए वो बैठा हुआ है। तो बच गए 81 और 83। और ये तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में उसके 3 कंबाइंड कैब मतलब कंबाइंड आर्म ब्रिगेड है, और उरुमची में 4 डिवीजन है, 2 उरुमची में है, 2 नीचे होतांग के पास है। जो ले लिखा हुआ है उसके ऊपर देख लो, यारखंड होतांग, उस इलाके में 2 थे। अब हुआ क्या, जो पिछले 4 साल से आज तक क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड से, नेक्स्ट वन से, या अब आप ये देख लो, उरुमची के 2 डिवीजन आके डिप्लॉय हो गए आपके अगेंस्ट ईस्टर्न लद्दाख में। 2 डिवीजन बचे हैं जो वो निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो वहां पे उनके उइगुर के री एजुकेशन कैंप चलाता है। तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के तीनों डिप्लॉय हो गए थे, 3 पहले 77 से निकाला था जो चांगदू में थे, और 3 और अब आगे। जैसे ही हमने अपना उत्तर भारत एरिया को, यूबी एरिया को भी कन्वर्टेड इट इनटू अ कोर, तो ही गॉट वरिड। सो मतलब 77 तकरीबन, और ये सारे डिप्लॉय हो गए। उसके पास बचा है एक कोर, 76 कोर, वो लांचाऊ में बैठा है। आपके अगेंस्ट वही बचा हुआ है और कुछ नहीं है। 80 को रखेगा वो ईस्टर्न सीबोर्ड के लिए, लेकिन 78 79 डरा हुआ है, क्योंकि नए मैप में जो आइलैंड था इनका, वो नाम बताता हूं मैं, बोल्शॉय उसूरिस्की आइलैंड जो था उसूरी रिवर का, 50% इसके पास था। वो बैलेंस भी अपना दिखाने लगा है, तो अब डर पड़ा हुआ है। या अब इसके, हाँ सर, या 1 मिनट, इसी के बारे में मैंने एक वो भी किया था, काराकान मैनिफेस्टो। हाँ अभी क्या है, चाइना के वो ये है कि हमें पूरा मंचूरिया चाहिए, आउटर मंचूरिया, तो वो रशिया के साथ भी लड़ाई शुरू होने वाला है। और रशिया ने ओपनली कहा था एक स्टेटमेंट में कि अगर चाइना के साथ लड़ाई हुआ तो दे विल नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। ये चाइना के अगेंस्ट भी कह दिया है। सो दैट इज व्हाई द नदर्न थिएटर सेटअप हो गया है। सेंट्रल थिएटर में उसके पास 82 निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसके पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए 82 ग्रुप आर्मी चाहिए बीजिंग के अंदर। 2 बचे हैं, वो बचे दोनों ईस्टर्न थिएटर में लाएगा या आपके पास लाएगा। ईस्टर्न फ्रंट में तो इतने खोल दिए, क्योंकि जो आपके 3 ग्रुप आर्मीज हैं ईस्टर्न थिएटर के, वो ताइवान के लिए बचे हैं, विच इज इनएडिक्वेट। वो हमने शंकर जी सर के साथ वो किया था एम्फीबियस ऑपरेशंस के बारे में। 3 ग्रुप आर्मीज नहीं कर सकते। सदर्न थिएटर कमांड विल नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन फिलीपींस एंड अपना वियतनाम, तो वो 2 ग्रुप आर्मी चले गए वहां पे। 80 बचा है वो जो आपके दायू शंकासी आइलैंड के तरफ निकालने के लिए। 78 79 रशिया के लिए बच गया। 81 83 बचे, वो आपके तरफ ला नहीं सकता, इसी तरफ लेके आना है ईस्टर्न सीबोर्ड में। तो आपके साथ क्या कर लेगा एक के? आपके पास आज के तारीख में 4 स्ट्राइक कोर हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान दबा हुआ है, आप मैक्स 1 छोड़ दो वहां पे तो 3 अवेलेबल हो जाते हैं आपको काउंटर करने के लिए। तो आज के तारीख में बहुत इम्बैलेंस्ड है वो आपके तरफ से, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड व्हाई ही इज सेंडिंग फीलर्स फॉर पीस टॉक्स विद यू। पीस, कि किसी तरह से कोई फेस सेवर हो जाए, हम बचा लें, ताकि जो ट्रुप्स उसको चाहिए ईस्टर्न सीबोर्ड में कुछ कर ले। एंड यू आर टेलिंग वेरी क्लियर कि देयर इज नो फेस सेविंग, यू हैव टू गो बैक टू ओरिजिनल लेआउट। ओरिजिनल लेआउट चला जाएगा तो अपने यूथ को क्या जवाब देगा वो? क्योंकि सोशल मीडिया में तो इतना भर चढ़ के उसने बना दिया था कि हम ये हैं वो हैं ये हैं वो हैं। सो दिस इज हिज प्रॉब्लम एरिया। देयर इज वन मोर सर इन दिस? नहीं, दैट वाज द लास्ट वन। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी, कि मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत के अगेंस्ट वो बहुत वीक पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि इतने सारे फ्रंट खोल दिए हैं। और ये जो ओरिजिनल प्लानिंग था टंग शाओपिंग का वाज 1 फ्रंट एट अ टाइम, नॉट ओपन मल्टीपल फ्रंट्स। वॉर जोन कैंपेन भी 1 फ्रंट एट अ टाइम। और ये तो सब इसने कूड़ेदाने में डाल दिया कि वो सब गधे हैं, और इसने इतने सारे खोल दिए, अब पीएलए को खुद पता नहीं। नेक्स्ट आ जाता है, आप देख लो कि रॉकेट फोर्स का इशू के ऊपर तो काफी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से उनको झापड़ मार के सब कुछ कचरा कर दिया उसने।
और साथ साथ अभी जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स था उसी को तोड़ दिया, तोड़ के 3 हिस्सों में कर दिया, साइबर अलग, आपका स्पेस अलग और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अलग। लेकिन एक चीज वो भूल गया कि ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स वाज प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन द थिएटर्स, जॉइंट लॉजिस्टिक्स फोर्स के साथ, सबके साथ वो दे रहा था। अब कौन दे रहा है? बिकॉज साइबर अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है और स्पेस अलग है, और ये सब मीडिया इंटरयूजेबल है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो आपके स्पेस और साइबर के मीडिया पे चलेगा, तो कौन मैनेज करेगा? मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में लेके आ रहा है कि मैं बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कि वो पता नहीं कौन सा कैसा जीनियस घूम रहा है, और इतना जीनियस है कि उसकी इकोनॉमी कचरा हो गई है। तो अब आई रियली डोंट नो व्हाट हाउ ही विल मैनेज। हमें पढ़ाया जाता था, हमारे सर्विस के जूनियर इसमें थे हम, ब्रासिस का वो पढ़ते थे जो यूके से आता था, उसमें एक अच्छा था स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि हर एक इंसान का एक काबिलियत होता है कि 4, 5, 6, 7, बिलो एवरेज आदमी 2 से 3 चीजें कंट्रोल नहीं कर सकता, उससे ज्यादा अगर कुछ आ जाए तो वो भूल जाएगा। नॉर्मल आदमी 5, 6 कर सकता है, और जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, अबव एवरेज आउटस्टैंडिंग होता है, वो 7 से 8 कर सकता है। मतलब अगर 7, 8 चीज को देख रहा है तो उसका अटेंशन सब पे रहता है। एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो नजर से चला जाएगा। अभी आप देख लो, जब पूरा वो उसने अपने ऊपर कंट्रोल में ले लिया है तो कितने सारे चीजों को देखना है उसने। फिजिकली इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, फिजियोलॉजिकली ऑल्सो इम्पॉसिबल। कितना भी आप एआई सारा दे दो, वो एनालिसिस करके आपके लिए इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन जब तक आप देख के उसके ऊपर एक्ट नहीं करोगे आप काम नहीं कर सकते। और जैसे मैंने बताया था कि उसका फेथ टूट गया है, क्योंकि पीएलए इज सपोज टू बी द फाइटिंग आर्म ऑफ मिलिट्री विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ये अलग बात है कि 2-1 बार उन्होंने पहले लिख के भेजा हुआ है कि वी शुड बी द मिलिट्री ऑफ चाइना एंड नॉट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन यहाँ तो अब वो दोबारा पॉलिटिकल री एजुकेशन करा। फेज 1 अभी शुरू हो गया है, 2 और फेज होने वाले हैं उनके पॉलिटिकल री एजुकेशन के लिए, विच स्पीक्स वॉल्यूम्स कि भाई साहब अगर आप पॉलिटिकल री एजुकेशन कर रहे हो तो मिलिट्री मैटर्स पे तो आपका ध्यान ही नहीं रहेगा किसी का फौज में, तो लड़ने के काबिल कहाँ है? न्यू जनरेशन इक्विपमेंट ला रहे हो, कैसे होगा? दूसरा बात आता है कि इंटरनल स्ट्रगल हो रहा है। एक क्वेश्चन उठता है, डू इंटरनल कंडीशन सपोर्ट वॉर? आंसर इज नो। उसकी खुद की स्ट्रगल हो रही है विद इन सीपीसी हिमसेल्फ। उसके पोलिट ब्यूरो के अंदर भी चर्चा हो रही है कि फैक्शंस बढ़ गए हैं, 5-6 फैक्शंस बन गए हैं जो आपस में लड़ रहे हैं कि भाई इसके बाद अभी विद इन द पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी अगर फैक्शंस आ गया है, लुकिंग हु आफ्टर जी, देन देयर आर प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग। और सीपीसी के साथ भी है, और वो जनरल ली युआन जो है, ली शाओची का जो बेटा था, वो प्रिंसलिंग्स को गैदर करके अपना एक फैक्शन शुरू कर रहा है और डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। ये और सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इतने बार जयशंकर ने अपने टॉक्स में कवर किया हुआ है। ऑल द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, क्योंकि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी से बंदा जो फौज में है वो मरना नहीं चाहता। और डेमोग्राफी हो गया इस तरह से, डेमोग्राफिक डिक्लाइन, कि भाई उसके पीछे 8-10 लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कैसे वो मरने के लिए तैयार होगा? सो ऑल दीज हैव कमिंग अप एंड इट डजंट लुक लाइक द पीपल are ready for war. Internal conditions are not ready for war. Then is the PLA structured for prolonged wars? क्लियर लेसन आया आपको यूक्रेन और गाजा से। यू में प्लान कि मैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, थैंक यू, दुश्मन भी लड़ने को तैयार है, इट कैन गो प्रोलॉन्ग। आर यू रेडी फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर? और मैं बोलता हूं नॉट इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। क्यों? मुझे चीन को देखते हुए अभी 25 साल हो गए हैं, पीएलए को पढ़ते हुए। आज तक मैंने कोई इनपुट नहीं देखा जो हम अपने फौज में बोलते हैं वॉर वेस्टेज रिजर्व। वॉर वेस्टेज रिजर्व है कि हम लड़ाई में जाएंगे तो कितना खर्च होना है। क्या हमारे केवल
मटेरियल एम्युनिशन वगैरह ही नहीं, मैन पावर का भी। और उसी के बेसिस पे आपके पास आपके ट्रेनिंग सेंटर में एक्सपैंडेड कैपेबिलिटीज देते हैं कि एक्स्ट्रा इमरजेंसी हो तो आप एक्सपैंडेड ट्रेनिंग फैसिलिटीज के साथ बंदे भेज सकते हो। आज तक इसका मैंने कहीं नहीं सुना है, क्योंकि इसके पहले रिस्ट्रक्चरिंग करने के पहले हर कमांड अपना खुद का ट्रेनिंग करता था, हर ट्रेनिंग अपने मिलिट्री रीजन में ही होता था। अब तोड़ के आपने सेंट्रलाइज किया है, मैंने आज तक कहीं नहीं सुना है। जो मैंने पढ़ा है इट्स एन आई ओपनर। प्लैफ का पढ़ा था। प्लैफ ने क्या किया है, प्रॉब्लम ये है इसने सारा फोकस एक्सपेंशन और नए नए प्लेटफॉर्म्स बनाने में डाल दिया। फैक्ट्री तो वही है, अगर वो प्लेटफॉर्म्स ही बना रहा है तो प्लेटफॉर्म के सस्टेनेंस के लिए जो स्पेयर्स चाहिए वो कौन बना रहा है, वो कौन दे रहा है? आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म आ जाएंगे उतना ज्यादा आपको सस्टेनेंस के लिए स्पेयर्स चाहिए। तो कई एक ब्रिगेड के मैंने रिपोर्ट्स पढ़े थे, उनके जो एयर ब्रिगेड्स बना दिए थे, जहां पे फाइटर स्क्वाड्रन, जो हम स्क्वाड्रन बोलते हैं वो बटालियन बोलते हैं, बटालियन के पास एक्चुअल फ्लाइंग के लिए 12 जहाज दिए हैं तो उनको 4 एक्स्ट्रा दिया जाता था कि जहाजों को मेंटेन करने के लिए इससे कैनिबलाइज करके चलाएं। आप लड़ाई ऐसे लड़ोगे कैनिबलाइजेशन से? कैनिबलाइजेशन से लड़ाई नहीं लड़ सकते आप। दूसरा, मैंने हमारे पास जैसे ऑयल डायरेक्टरेट है और हर लेवल पे हमारे ऑप लॉजिस्टिक्स होते हैं, एक्सरसाइजेस होते हैं। एक्सरसाइजेस में आपको आपके ऑप लॉजिस्टिक्स के साथ ही आप सरवाइव करते हो। जो आपका खाना पानी, जो पेट्रोल डीजल, जो कुछ आना है सब आपका उसी के थ्रू आता है। तो आपके लॉजिस्टिक्स चेन जो है पूरी तरह से एक्सरसाइज होती है। इनके जितने भी बड़े बड़े एक्सरसाइजेस देखे हैं मैंने, ट्रांस रीजनल मूवमेंट उनका होता है एक्सरसाइज, एंड काफी कुछ मूवमेंट करते हैं। वो केवल मूवमेंट पोर्शन का सारा कुछ हाईलाइट करते हैं, जिसमें पाइपलाइंस लगा दिया है, कार्ड दिया हुआ है, स्वाइप करके आप भर दो। भाई साहब ये सब कोर जोन एरिया तक ही सीमित है, जहां लड़ाई के बाहर। आगे लड़ाई के आगे क्या करोगे? वहां तक तो आपने स्वाइप करके तेल ले लिया, आप तेल जब कंज्यूम करके जा रहे हो, आप पाइपलाइन आगे लेके जा रहे हो, वो तो शेलिंग में उड़ जाएगा। वो तो कहीं दिखाते ही नहीं हो। किसी एक्सरसाइज में मैंने नहीं देखा ये कि उनका लॉजिस्टिक्स एलिमेंट किस तरह से एक्सरसाइज हो। I just want to say one thing on this. एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो तो मेरे दिमाग में आया जब नारायणन बात कर रहे थे। हमने जितना भी ये PLA के ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स पढ़ा है, वो सब डॉक्ट्रिन्स में यही है कि हम EW इस्तेमाल करेंगे, हम IW इस्तेमाल करेंगे, हम इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे, AI, साइबर, स्वीपर, और दुश्मन को नष्ट कर देंगे और जल्दी से जल्दी जीत जाएंगे। पर अगर वो नहीं हुआ, मतलब ये सोच है उनका कि जल्दी खत्म करें, तो उस सोच के मुताबिक उतना ही एमिनेशन होगा उनके पास। अगर लंबा खींच गया तो उनके पास क्या एमिनेशन है? मेरे ख्याल में कहीं भी मैंने ये नहीं सोचा देखा। जिस तरीके से आप पेट्रोल के बारे में बात कर रहे हो, गैस के बारे में बात कर रहे हो, उसी तरीके से कहीं मैंने इनका कैलकुलेशन नहीं देखा, कहीं नहीं सोच देखा कि भाई हम लंबे लड़ाई के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं। तो आप लड़ाई लड़ोगे कैसे जब तक आपके अभी आप सबसे ज्यादा खपत जो लड़ाई में होता है वो एमिनेशन का होता है। उसका मूवमेंट ही मैंने नहीं देखा है कहीं भी आपके एक्सरसाइजेस में, क्योंकि आप पहले से एमिनेशन अपना जो मेन कंबाइंड आर्म्स ट्रेनिंग बेस है वहां पे रख देते हो। सारा मूवमेंट करके जो कुछ है वो कंबाइंड आर्म्स ट्रेनिंग बेस में मूवमेंट के बाद आपका फायरिंग एक्सरसाइज हो जाता है। इट्स अ प्लान्ड फायर पार्ट डेमो। दैट इज नॉट वॉर, दैट इज नॉट हाउ वॉर्स आर फॉट। जो पुराने जमाने में नेपोलियन कहता था आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक। आर्मी का स्टमक क्या है? केवल दाना पानी नहीं है, आपके एम्युनिशन है, आपका फ्यूल है, आपके रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट है, रिपेयर एंड रिकवरी का पूरा सिस्टम है। ये दैट इज द स्टमक ऑफ द आर्मी।
Operational logistics is the stomach of the army, armed forces, I would say. If your operational logistics are not in place, आप लड़ाई कैसे लड़ रहे हो? जो आपके ऊपर सामान है, आपको ज्यादा से ज्यादा 48 से 72 घंटे आप सस्टेन कर सकते हो, उसके बाद क्या? देयर इज नथिंग. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी पूरी फौज जो है, every arm and service starts with conscript and thereafter it is contract soldiers. You sign contract for 10 years and you continue the soldiers. Officers आ जाते हैं, वो भी contract sign करते हैं, लेकिन once they become a major then they become permanent. This is to cut their pension bill. तो contract पे हो तो आपको pension नहीं मिलता. Conscript and contract smells exactly like a mercenary force. Will he be ready to die for his country? हम नाम नमक निशान की बात करते हैं अपनी फौज के, उसका नाम नमक निशान कौन? उसका खानदान. आपकी यूनिट थोड़ी है. फिर हम अपने यूनिट को, अपने पलटन को फैमिली बोलते हैं, दिस इज आवर फैमिली. वो किसको फैमिली सोचता है? मर्सिनरी किसको फैमिली सोचेगा? इफ यू आर ओनली हैविंग बल्क इज कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स. इनके साथ आप फ्यूचर जो डिसरप्टिव एंड अदर टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, उसको यूज करने के लिए कौन है आपके पास? और मर्सिनरीज कितना लड़ते हैं आपने यूक्रेन में देख लिया, दोनों साइड. थैंक यू. कबड्डी खेल लेंगे, दैट्स अबाउट ऑल. एंड व्हेन दे गेट सराउंडेड, आइदर दे विल रन अवे लीविंग देयर वेपन्स और दे विल ड्रॉप द वेपन्स एंड सरेंडर. If you think he's going to fight last man last round, I'm sorry. It doesn't happen that way. Right? So this is where I was surprised that with all the changes इन्होंने किया था, they didn't convert it into a voluntary army. Voluntary army जब होता है तो उसमें बंदा आगे बढ़ते जाता है और उसको ट्रेन करते जाते हो. You have trained soldiers and you keep training him to face the new emerging, evolving and disruptive technologies. He then looks at his Paltan as his family, and he is ready to do anything for his family. Conscript and contract soldiers don't work in modern wars. They may have worked in previous wars, mass attack and they may have worked in previous wars. They don't work in modern wars, where opportunities are very fleeting and the chap has to take a decision very fast. These days with drones and everything coming, when we talk of small teams, it is that 2-striper, 3-striper who's there with the small team who has to take action. अगर वो पीछे घूम के देखने लगा कि मेरे कर्नल साहब मुझे क्या बोले, थैंक यू यार, वो टीम ही गया फिर. So small team is becoming smaller and smaller in this age of drone warfare. And the decision making has to be decentralized to the lowest level, that is your 2-stripe, 3-stripe, maybe even a single stripe. That means you got to make him a competent soldier, a competent leader. And वो आपको conscript और contract soldiers में नहीं मिलेगा. और रेस्पॉन्स दूसरे कंट्रीज का क्या हो गया? अलायंसेस आ गए हैं, जैसे मैंने बताया, स्क्वाड बन गया है, सबने अपने डिफेंस बजट बढ़ा दिए. तो अब क्या हो गया कि क्या द PLA सोल्जर is ready to fight where he is going to face a very bloody stalemate. And that is where I think बीच में, I think it was in February sometime, PLA डेली में आर्टिकल पब्लिश हो गया था, जो बाद में 5 दिन बाद निकाल दिया उसको. ऑप-एड था that PLA is not ready for war. That they need time to be trained and manage the new platforms. अब ये PLA डेली is controlled by CMC. पब्लिश कैसे हो गया? That CMC के अंदर ही दरार आ गई है. Where on one side Xi Jinping is saying be ready to war, be ready for fight, be ready to go to war. There is another faction which says we are not ready to go to war.
तो अब इस सिनेरियो में शी जिनपिंग या पीआरसी सीपीसी क्या करेगा? क्लासिक असिमेट्रिक रेस्पॉन्स जो आज तक करते आ रहे हैं, विच इंक्लूड्स 3 वॉरफेयर्स को और ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे आपके अगेंस्ट, पिन प्रिक्स आपको देते रहेंगे थ्रू एक्सटर्नल, आपके खब्बे पासे तो बैठा हुआ है उसका चूजा जो पिन प्रिक देने के लिए तैयार है, इंटरनली भी कई लोग हैं फिफ्थ कॉलमनिस्ट उसके जो उसकी मदद करेंगे। मेरे ख्याल से आफ्टर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स एंड द डिप्लॉयमेंट एंड डिटेल्स व्हिच हैव कम आउट, जो स्पेशल फोर्सेस के और ड्रोन्स वगैरह के इंडो पैकॉम की तरफ से जो स्टेटमेंट्स निकला है, वो ताइवान स्ट्रेट पार करने सोचेगा या फिर जो किनमेन मात्सू आइलैंड ग्रुप है बिल्कुल उसके नजदीक ताइवान का, केवल उसको कब्जा करके बैठे। बाय द वे वहां पे भी इनके स्पेशल फोर्सेस ड्रोन्स ऑलरेडी हैं, वहां पे भी हैं। इज ही रेडी टू बेल द कैट? इज ही रेडी टू डू अ पुतिन? व्हाई एम आई सेइंग इज ही रेडी टू डू अ पुतिन? पुतिन को पता था कि लुहांस्क और डोनेट्स वगैरह में NATO के special forces were operating. Despite that, he went in. Is China ready to go in? It's a big question because China needs the US and the European markets. उसके हालांकि अभी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं, जो बचा कुचा है वो भी वहीं जाता है। एंड उस बिगेस्ट जोल्ट ये हुआ होगा एज ऑफ लास्ट मंथ, आसियान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज नाउ यूएसए एंड नॉट चाइना। जो पिछले महीने तक आसियान का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वाज चाइना, यूएसए हैज ओवरटेकन हिम। सो इट्स नॉट सो इजी फॉर देम टू डिसाइड टू गो टू वॉर। तो एलएसी में क्या करने की कोशिश करेगा? फेस ऑफ कहीं कुछ करने की कोशिश करेगा वेयर फीजिबल। अगर नहीं पॉसिबल है तो आपके साथ एग्रीमेंट बात करने की कोशिश करेगा, वेयर ही विल ट्राई फॉर अ फेस सेवर व्हिच यू हैव रिफ्यूज्ड। विल ही गो टुवर्ड्स द नॉर्थ? जैसे जैन शंकर ने अपने प्रोग्राम में भी बताया था, वो एक बड़ा आइलैंड है बोल्शोय इन अपना रशियन मींस बिग, बोल्शोय मींस बिग, बोल्शोय उसूर्स्की आइलैंड, दैट इज उसूरी रिवर के अंदर है और उसूरी नदी के बीचों बीच आइलैंड है। 2 और आइलैंड थे जो उसको दे दिए हैं और एक था जिसको 50-50 रखा है, लेकिन लेटेस्ट मैप में उसने अपने वो पूरा आइलैंड अपने टेरिटरी में दिखा दिया है और वहां पे स्टैंड ऑफ हो रहा है। इज ही रेडी टू गो देयर? तो यू रियली फाइंड कि वो फंस गया है अपने चक्रव्यूह में, खुद ही फंस गया है। इतने जगह फ्रंट खोल दिए हैं। Now, having done this, with the collapsing economy and everything going on, will the CPC and PLA now try to purge him? कि यार असली प्रॉब्लम हमारे पूरे पीआरसी के तो ये इसी को हटा दो, या will PLA go along with that princeling Lin Yuan and overthrow, purge Xi Jinping? Because दोनों ऑप्शंस में the direction that mainland will go is different. पहले में अगर सीपीसी करता है तो there will be continued dominance of CPC if PLA is with it. But if PLA goes with the princeling, or say some portion of the PLA goes with princeling, then the push will be for democracy and for ROC to take over the mainland. The reverse. Ulta. Will that lead to civil war? I hope not. It's not good for them. It's not good for the region. It's not good for the global economy. All said and done, despite हम से कहते हैं कि उनका काफी इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, yet he is still a major supply chain hub. He still is, and it will have an impact. Long term तो नहीं, but immediate term में तो global economy और आपके economy में भी impact होगा, क्योंकि there is a lot of dependencies we still have on the Chinese industry. आपके फार्मास्यूटिकल्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इस तरह के छोटे छोटे चीजें काफी हैं जो वहां से बन के आपके पास आते हैं, जहां से आप फिर फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। तो
That dependency is still there. So this is where it stands today. He has painted himself into a corner. PLA is not ready. इतने platforms बना दिए, trained manpower नहीं है उसके पास. That is why even trainers नहीं है उस platform में train करने के लिए. That's why he is poaching on retired service personnel of NATO and others to come and train his people. And उसके अगेंस्ट अभी लॉस निकाले जा रहे हैं इन द नेटो कंट्रीज दैट इट विल बी अ क्राइम फॉर दीज पीपल टू गो एंड वर्क देयर. इट केम टू लाइट बिकॉज ये एक मरीन पायलट था who was poached by them and who's in Australia is fighting his extradition case to the USA. And one of the reports stated that he claimed that he was being paid monthly $2.5 lakh. $2.5 lakh to go and train them. He was a marine aviation pilot who used to fly from the aircraft carriers to train their aircraft carrier pilots. And that way there are a lot of trainers whom they are trying to poach to get. वो ऑस्ट्रेलिया से ले आ रहे हैं. Australia, New Zealand. अभी तो आप people should be careful because there are some. New Zealand has openly asked our retired service personnel, JCOs and NCOs who speak English to वहाँ पे आने के लिए to New Zealand. People should be careful because Australia, New Zealand is the new poaching ground through which PLA will be getting people to train their people. They don't have trainers. This is the problem it faces. Why I am telling it is, I was deeply involved in the raising of the Mountain Strike Corps, and we used to sit and put our heads together. It's all easy to say कि Mountain Strike Corps खड़ा कर दो, इतने सारे आदमियों को ट्रेन करके खड़ा करोगे कैसे? So how will it go about? Because all armed services के centers के training की capability उतनी है. You have to cater for your own people who are already existing and the additional. And the new one. Not so simple. It's not so simple. It takes a lot of time to put it in place. आसान नहीं है ये. और इन्होंने तो तड़ातड़ प्लेटफॉर्म्स इतने खड़े कर दिए हैं जिसको मैन पावर नहीं है, ट्रेंड मैन पावर. सोचा तक नहीं है कि मैन पावर ट्रेंड होने चाहिए. इट्स नाइस ऑन पेपर टू से कि यूएसए 10 शिप 3 साल में खड़ा करता है, मैं 1 साल में 10 शिप खड़ा कर देता हूँ. शिप खड़ा करना अलग है, उसको मैन करने के लिए मैन पावर किधर है? बंदे चाहिए, आपको तेल चाहिए, आपको रिपेयर करने के लिए क्षमता चाहिए. तो मेरे हिसाब से दिस कमिंग डिकेड इज वेरी क्रूशियल फॉर मेनलैंड चाइना. Which way it goes, whichever way it goes, it will have a major impact in the region and global economy के ऊपर. It will have a major impact. So we have to see, analyze and closely watch which way mainland China goes in this decade. Right. That was great. I have a question. Sir. If PLA is what it is, or I also agree with you, does it open up offensive, options for us? And we don't have to discuss which the exact options are, but it does open up offensive options for us. So what should we do for that? Sir, we should make our priorities very clear, because which is the area we would like to secure for ourselves. Because this is the period where if he tries to do anything, you are at your strongest against him. Since independence, this is one period where you as the military are very strong across the LAC with respect to China, PRC and PLA. So you got to prioritize and decide कहाँ जाना है, किधर रोक के रखो, और कहाँ जाके कौन सा एरिया मेरे लिए क्रूशियल है जो मैंने कब्जा करना है. क्योंकि वो जो आपने कब्जा कर लिया ना, वो आपसे वापस ले नहीं सकते, काबिलियत नहीं है. He has to pull out completely from the eastern seaboard, which he cannot. Because the moment he pulls out from the eastern seaboard, something will happen on the eastern seaboard. नजर जैसी वहां से, if you look at very
आम आदमी को बोलता हूं मैं, आप गूगल करिए, Yeah, we seem to have lost him. The fact is that, the complete PLA is now stuck. It has gone towards Philippines, it has gone towards Japan, it has gone towards Taiwan, और हमारे साथ भी फंसा पड़ा है, वो मिडल ईस्ट में कुछ कर नहीं पा रहा है, तो ऑप्शंस हमारे लिए खुल जाते हैं. विल जस्ट वेट फॉर हिम टू कम बैक. ओके, तो ऑप्शंस जो हैं हमारे लिए खुल जाते हैं, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, आई होप ही कम्स बैक. या, ही इज कमिंग. या, कैरी ऑन. हाँ, so what I was saying is, you Google and search PLA rocket force deployment, and automatically you will see that bulk of his rocket force is deployed across his eastern seaboard. His total rocket force is deployed opposite his eastern seaboard. Now, if he has to pull out everything, will he be capable of reaching? Will he vacate eastern seaboard? I don't think so. He can't. He just can't. So then what does he do? He's got Bilkul, sir. So that is the whole issue which I'm saying, is that how does he then counter you? Which is why I was saying that if you carefully select and go and capture areas which you feel it is crucial for you, you don't need to go too far deep, but that which gives you a strategic and operational depth, then so then automatically you will be able to secure yourself from him, and he has a loss of phase, and he'll not be able to recover it from you. Okay, so now that's what I wanted to bring out. So what point we have now brought out is that today, after 4 years after Galwan, we are a little in a stronger position on the LAC. China has spread itself. It doesn't have the capability to come strong against you in the LAC. And the LAC is so big, he doesn't have the troops to man it. He doesn't have the capability to carry out a major offensive, whereas you have the capability of going in. One. That gives you great leverage. So, how do we use this leverage to get him out of Demchok and Depsang is the question, right? मेरे ख्याल में पहले इसका जो ग्रे जोन जो चलता है, वो इस भी कुछ नाम उस साइड शुरू कर दो कि भाई ये तो हमारा इलाका है, और फिर ये करते हैं. तो हाउ डू यू थिंक द सीक्वेंसिंग शुड वी एंड व्हाट ऑल शुड वी बी डूइंग कि इसको भाई थोड़ा प्रेशर डालो इसके ऊपर? तो एक तो वो था जैसे जो नेम्स का बोल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई द मीडिया इज क्राइंग आउट सो मच, बिकॉज नाम तो अभी तक डिसाइड नहीं किया है, एंड आई एम fully certain that it will be done in conjunction with Dalai Lama, so that the actual ancient names which were there in Tibet, come back, those places will come back, which will be in conjunction with Dalai Lama. Because subsequently it came out that the military survey, when they say army, it is the military survey which is going to put those names. The camps will be the central mapping authority will be making the maps, and they will be putting those names. So names to हवे से तो आप नहीं निकालोगे. You will sit with the Tibetan government in exile, and you will work out the names which were the old names. Old names are known to us, are अपने ancient maps वगैरह में सब हैं, and their ancient records which they have carried with them will also have those names. So jointly you will start calling those places by those names. Then that becomes the first cartographic answer to their response to what they are doing it.
I would recommend that not only that, we should start even in Yunnan, because why he's worried is because quite a sizable portion of Sichuan is also actually part of ancient Tibet. Yeah. After capturing Tibet, he has loped off a lot of provinces of Tibet and given it to Gansu and Sichuan. Once that happens, then the name starts changing, not only by us. Why only the army? We should say that the Survey General of India should print these maps, and we should try to internationalize these maps. Yes. And the Americans are on board with us on this, what I heard. So then we start internationalizing these maps, and these names come out in the international map. Then it becomes a very major cartographic pushback against the Chinese. Yeah, against the Chinese, which they will find it difficult. Next is the pressure on them when they are looking for peace talks, is what we are telling you: go back to your originals, and then we can talk. In fact, I would tell them that push them back. You leave the last mountain range with them and the road until the second last mountain range. Ask them to push back. Something you have to see when we negotiate. There is give and take. So when you negotiate from a maximalist position, so that and then come to reach your position, which you actually wanted. You never start negotiations with the position that you want. Yeah, I agree with you. Maximalist. A maximal position. And then you arrive at this thing. So that pushback, you should start pushing back on them now itself, that come and talk, or it will be too late, we will not talk with you thereafter. So some type of all these things should start, and we should have our ships very closely following the Chinese ships in the Indian Ocean region. Because what you had mentioned, that they have Djibouti, it is only our task force Navy, which is there, of 12 now, though Aden task force se nikal ke. That task force in the world is accepted as the only task force which is countering the Somali pirates. Yes, the American task force and the PLA are doing nothing. The PLA is just sitting in Djibouti or running away from that place whenever there is a distress call. The American flagged task force is only firing missiles on Houthi, और वो भी बंद हो गया, अभी Houthi ने firing भी बंद कर दिया. They have not countered the Somali pirates. Only the Indian Navy has been countering them. And Marcos has won a tremendous name along the eastern seaboard of Africa, that they are a very good functional special forces. Reputation is sky high today. So that also brings, I would say that because nothing is happening, we should start saying, yeah, there is threat to your ship, so we would like to escort you across आपके बचाव के लिए, and make much of it that हमारे ships लेके जा रहे हैं. जब बैकफुट पे है तो उसको बैकफुट पे खिलाते जाओ और बॉल से डालते जाओ. हाँ, वो या तो हिट विकेट हो गया या बाद में यॉर्कर डाल के स्टंप खोल. I go with you completely. I think you're right. In fact, यही बात I wanted to tell everyone, कि ये वक्त आ गया है कि हम थोड़ा offensive हो जाए, aggressive हो जाए, assertive हो जाए, थोड़ा grey zone warfare शुरू कर लो, right? Or let's do one thing, Rajiv. The next time you and I get together, whenever you're ready, we'll say what are the gray zone warfare we can do against China. We'll discuss this. Done. Okay. Let's fly kites. उनको पता भी चले कि भाई हम क्या gray zone कर सकते हैं. They hit my net, so I had to shift to another mine. That's okay. वो ठीक है, वो करते रहते हैं. तो अभी भी आ रहे हैं. तो मैं देख रहा हूँ वो पाकिस्तान के जरिए भी आ रहे हैं. ठीक है. नहीं, मेरा सडनली इसमें जो कनेक्टेड था नेट था, दे ब्लॉक्ड द नेट ऑन माय लैपटॉप. So I went there, switched it off.
I shifted to my. I have 2 sets of routers, so I shifted to the alternate router. ये आए करेंगे या ये खुद बोल रहा है, देखिए. Actually, some parts of Sichuan, Gansu, and Qinghai are borders among Tibet and Han and many other minority groups like Mongolia and Kiang. Borders often change hugely in history. So all these places are nebulous. The history, All these I'm talking of is actually 1950. Once they captured that. What he's also confirming. Mingu is also confirming कि वही those are all nebulous places कि उसका नाम डाल दो और फिर वो अपने आप घूमता रहेगा. ठीक है. Okay. So yeah, now there's some interesting questions which have come. I'm not going to take all questions. I'm going to take some interesting questions. Okay. हाँ, ये क्या है, ये देखो, एक ये पाकिस्तानी बोल रहा है. We must, I'll take you through 2-3. कहता है Pakistani military is one of the best trained militaries in the world. ठीक है. Okay, wait, no, wait, I'll come. There are more. Okay. There are more. Okay, Pakistani military is skilled and well trained. Yes. Okay, and our queen of the comment, China should hire retired military generals from Pakistan for their military academy. अभी बताओ तीनों के ऊपर. I agree. They are skilled and well trained in how to lose wars. Yes. They have never and how to paint losses as victories. Now, when the Chinese generals want their PLA also to lose wars and paint losses into victories, of course, they will take military generals. Their past master says that. आप बता दो कौन सी लड़ाई हमारे साथ जीते हो, पिट के गए हो, and then you have tried to paint yourself as victors. That's good. So when the PLA wants to lose wars and convert narratively convert loss into victories and earn medals, they'll get your generals. Yeah. But till such time they want to win wars, I don't think they'll touch you with a barge pole. Yeah. And आप देखिए सऊदी अरेबिया ने लिया ये पाकिस्तानी जनरल को, राहील शरीफ को, और ये हौतीज उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं ऐसे बुरी तरीके से. आज तक वो सऊदी अरेबिया के वो अरामको ऑयल में भी अटैक हो गया था 2-3 साल पहले, 19 या 18 में. तो बात यह है कि पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स को लीजिए और हार निश्चित है. Because Pakistan military is well trained to suppress unarmed people like your own society inside. Moment there is another person जो हथियार से फायर कर देता है, और as well trained as other militaries of the world, then you don't know what to do. So yeah, if you say you're well trained, I feel your writ just doesn't run across the west of Indus. तो पहले another interesting thing. Yeah, another interesting thing. China is capable of fixing of economy of Pakistan and also can fund Pakistan military easily. It's no big deal for a $19 trillion economy which is still booming. Boom हो रहा है, boom. It is really booming. It's about to boom. बिल्कुल big blast boom होने वाला है. पहली बात तो 19 trillion. Today it's very hilarious, na, with this comment. 19 trillion is still a big question mark. It has come out in the open कि whether it is 19 trillion or half or 60% कितना है. दूसरा, उसकी खुद की इकोनॉमी जा रही है, टैंक हो गई है. आपकी खुद की इकोनॉमी टैंक हो गई है. तो I don't know. I know on maths में I know 2 negatives make a positive, but in life 2 negatives don't make a positive. I leave it at that, sir. Yeah, right. So पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है ना, सबको चूस लेगा. अगर पाकिस्तान का इकोनॉमी फिक्स करने में ना चाइना गरीब हो जाएगा. तो ये है. और ये जितने पाकिस्तानी जनरल हैं वो जाके वो टापू खरीदेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास, या लंदन में जाके फ्लैट खरीदेंगे, और ये एंड शारजाह में जाके वो अपना वो क्या, व्हाट्स दैट प्लेस, जुमेरिया, जुमेरिया में जाके, जुमेरा में जाके वो घर खरीदेंगे, और वो चाइना का इकोनॉमी नष्ट होता जाएगा. यही होगा जब या तो बुर्ज खलीफा में खरीद लेंगे. बुर्ज खलीफा
और ये भी बोल रहा है देखो कहता पाकिस्तानी नेवी हैज रिसीव्ड अ सबमरीन फ्रॉम चाइना। अभी देखते हैं कितने देख दिन के लेना अंदर कब डूबेगा, उनका खुद का डूब कब जाए। देगा। Okay, so today has been very nice because these people have come. Okay. Okay, this is an interesting question. Unlike Western countries, historically, China didn't show expansionist tendencies. Why now? I'm sorry, sir, I don't agree to this statement of yours. Yeah, that's why I put it. Please read the history of China. Their Middle Kingdom concept, they go out to attack. Tang tha, Song tha, and then you had Kublai Khan, the Yuan dynasty. Then you look at the Ming dynasty, then the Qing dynasty. Who says they didn't go out to conquer? साउथ कोरिया तक गए थे, जापान बचा था because of tsunamis that used to come there, the cyclones that used to come there. The ships couldn't go there. The Japanese had also come. Their ships were not able to come because of the weather. Otherwise, China has expansionist tendencies. Always Yeah. it has had. Who says it doesn't? Yeah, if you look at the north, across Mongolia, across Manchuria, they had gone long into Siberia. See, and in the actual China, if you want to look at, then historically the first dynasty which was there, don't go by what they write 2000 and all, that's all poppycock and nonsense. There was nothing. The first dynasty starts at around 600-700 BC, which is the Qin dynasty, from where the name comes, Qin, Qin dynasty. China heartland is between the two rivers, the Yellow River of Huanghe in the north and the Yangtze to the south. Yangtze. Full stop. That is the heartland China. Rest is conquered territory. Manchuria, Manchus, they're not Chinese, they're not Hans, they're Mongols. They're not Hans. If you take Yunnan, Yunnan has never been part of China proper. North Vietnam and bulk of Yunnan is Dai Viet. That was the Vietnamese kingdom out there. Of course, central and south used to be the kingdom of Champa. So Dai Viet controlled all that. Dali used to be their capital. Now today, it's not the capital of Yunnan. Kunming is, but Dali, which is there, that used to be the capital. So if you say that China is not, I don't think so. It's never been that way. Empire building, and I don't hold it against the old Chinese dynasty. Everywhere in the world, when the kingdoms were there, expansions and creating empires was part and parcel of the kingdoms everywhere in the world. Yeah. Yeah, Mao Zedong's 5 fingers are stuck in the wedge and gear in Tibet. He didn't define the end game, and they don't have an exit plan in the present. Your views? They never had an exit plan because they wanted to conquer and hold on to those areas. So when you're planning to conquer and hold on to your areas, then there is no exit plan. They didn't think that they will have a problem like this coming up. Like Jan Shankar has also called him, I have also called him a number of platforms, that Xi Jinping has been the Imran Khan of China. That is why they ended up in this place. Yeah. Yeah. 1 minute. Yeah, thanks a lot, Akash, for your contribution. एक और है. Okay, let me take this. Sir, you too always say that China economy is slowing, but what about China's economic growth in terms of value, which is more than us? 2-3 things about the Chinese economy. It's not just slowing, it is collapsing. See, all economists in the world agree that you can never, no economy, global economy in the world can take a double-digit hit to its GDP, whatever contributes to its GDP. What was contributing to the Chinese GDP? 30%, 1/3 of it used to come from the realty sector. Rest was exports. There was hardly anything which used to come from internal consumption. Whatever internal consumption was generated through the exports.
The reality sector has collapsed Completely. completely, right? And your economy is almost halved. And you're trying to tell me that his economy is only slowing? I'm sorry. I will not Yeah. buy that. The world is worried, and that is why I would say that why IMF and World Bank still say 5%, this percent economic growth, is because there's still a lot of dependencies on the infrastructure that they created within China for their own supply chain. Till they don't diversify and take it out, they cannot send a wrong signal. But whether they send it or not, the biggest indicator is FDI. FDI has moved out of China. If I'm not mistaken, last quarter was in the negative. Negative. Yeah. Right? So that is the biggest indicator of where the economy is going. So don't you have to read between the lines and understand. You have to be able to realize what is narrative and what is fact. And these facts which we are saying of the hit in the realty sector, his displays, his FDI going down into the negative is from his own Bureau of Statistical Data. I don't have to go out anywhere to tell you. Yeah. So I don't think. How much is his value more than us itself is today a question mark. You know, Because their infrastructure is also collapsing. he They built up put so much in infrastructure, which is not paying giving back. back. Right. And in 2016, their own South China, I think Morning Post or was it Global Times, had written an op-ed which stated that starting from 2008, year on year, they have been fudging their GDP growth by 2%. Yeah, South China Morning Post. Year on year, they have been fudging their GDP up by 2%, which means 2% compound interest. Compounded. So now 16 years, 2% compound interest, andaja laga lo, it almost goes to about 60%. That means if he says his economy is $19 trillion, it's only 0.4 of that, or maybe half of that, which brings it to, so people say that it's somewhere between $7 to $8 trillion is actual value. You are at 4 trillion, antar kya hai? And growing. He is at 7 to 8 trillion and going down. You are at 4 trillion and going up. Why are you worried in difference? We should be more worried that I'm not happy whether you reached fifth, number 5 in the global economy or number 3 or number 2 makes no difference. I will be happy when we are able to reduce the disparity in income within India. Our country, yes. Other country. Then your average per capita GDP goes up. That is of value to me. But yes, it looks nice on paper to say you are number 5 or number 3. Hey, we have a long way to go. On that score, we should be very clear. GDP से कोई लेना देना नहीं है. हमारे जितने गरीब हैं, जब वो See, those who are extremely rich, I'm not bothered about them. They'll stay rich. Those who are extremely poor, yes, I should be bothered to help them, but they're not going to recover in a higher time. So when you see a normal dispersal, so it gives you like a curve, a bell curve. The normal Gaussian distribution hota hai probability ka, so it is like a bell curve. I'm not bothered about the lower portion. Ye jo curve hai na, the more flat I make it and wider, the better it is. It gives you better economic benefits because the income disparity over a wide band reduces, it increases your purchasing power and betters your economy, because then your economy is dependent on more now on internal consumption. You can buy more things. Lot of more companies will come because your purchasing power has improved. It has improved. We need to improve it much further. Okay. It says if PLA wants to expand beyond AP, descendants of Shan dynasties will face the fierce आज ना बड़ा मजेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं.
Chan to Pan. Yeah, let me see. Martha, good one. Good. Okay. We'll, yeah. Are we well prepared at the border to handle two-front war in case it happens? First, let me discount two-front war. It will never happen. Okay. We are already gone from collusive threat to something like calling collaborative threat, because both China and Pakistani are going hands while they want to handle India. Look, let me put it across. I'll open this to General Narayanan also. Let me put my two bits in this. China and Pakistan can't handle India anymore. Okay? India has to handle itself. That's the bottom line. Okay? So let's forget about it. And बाकी जो है, Rajiv, please weigh in. So, firstly, जब two front war बोलते हैं, that means you have threat from both sides. नॉर्थ का तो मैंने डिस्पेल कर ही दिया आपको, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है आपके साथ लड़ने के लिए. वो हिंदी में फिल्म की एक स्टेटमेंट है फेमस, नंगा नहाएगा खा निचोड़ेगा क्या. उसने तो सब तरफ तितर बितर कर दिया पीएलए को, तो उसके पास कुछ बचा नहीं. पाकिस्तान आपसे लड़ेगा, क्या लड़ेगा, है क्या उसके पास? इकोनॉमी तो कुछ है ही नहीं. लड़ने के लिए इकोनॉमिक ताकत होनी चाहिए. कितने दिन लड़ेगा? एक दिन, दो दिन, उसके बाद क्या होगा? उसकी खुद की लड़ाई वेस्ट की तरफ जा रही है, where he is not able to control his provinces west of Indus. पहले वो वेस्ट ऑफ इंडस तो खोल ले. अगर आपके तरफ लड़ाई लड़ेगा तो वो तो तैयार बैठा है तालिबान अफगानिस्तान में कि वो इंडस तक कब्जा करके आगे भी आ जाएगा. तो he is actually facing a two front war today, and China is facing a multi front war. You are not facing any war. That's why we were talking of that we are at the strongest today, and when the opportunity comes, we should decide what is strategically and operationally important for us, which areas, and bite it off and hold it as far as China is concerned. So, okay, the threat from China and Pakistan is asymmetric threat. It is the asymmetric multi-domain threat that they will engage in, because they do have their ecosystem, echo chamber, and fifth columnist sitting inside India. So they will use that. The last question. He says this propaganda war is deeply impacting our young people's mind. It can create civil wars, Khalistani Naxals in India, with leaders like Rahul Gandhi. Let's leave Rahul Gandhi out. It isn't right. Do we have any counter? काउंटर तो पहली बात तो खालिस्तानियों ने कौन सा उखाड़ लिया यार. तुम डर रहे हो सिविल वॉर के. नक्सल्स ने क्या उखाड़ लिया? देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूज रेड कॉरिडोर. जनरल शंकर विल वाउच फॉर इट. देयर वर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, ऊपर से लेके नीचे तक लाल मैप में हम लगाते थे. आज क्या बचा है उनका? सो व्हाई आर यू लुकिंग एट Mohanty ji? You have to go out of this narrative and start thinking. You cannot glimly, that's why I keep saying that you cannot glimly accept what is being told to you. ये spoon feeding आप accept क्यों कर रहे हो? You have a mind of your own. You have to check back. अगर नक्सल कुछ कर नहीं पाए आज तक और इतने छोटे से जगह में बच के रह गए हैं, that triangle where छत्तीसगढ़, आंध्रा एंड महाराष्ट्र आर देयर, वहीं पे फंसे हुए हैं, then what kind of civil war are you talking? खालिस्तानी तो कुछ नहीं कर पाए अभी तक. तो what civil war are you talking? And why are you bringing राहुल गांधी into this? वो उस बेचारे ने इन दोनों के साथ क्या किया हुआ है जो राहुल गांधी को लेके आ रहे? ना वो काफी फेंकता है जब बात करता है. He gives you a lot of funny quotes, but you have already countered them, yeah. So why are you worried that we can't counter? There is no civil war happening inside. There is a furious civil war which is going on west of your, on your western borders, यार. वहां पे कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, आए दिन कितने लोग मर रहे हैं, उसकी सोचो तुम. Don't, you got to be worried about that. Where will the people run and go? Yeah. So the last comment, which is very interesting, he says, I am trained to make me a PLA instructor.
And today is a very interesting talk. China's and Pakistan's relationship is akin to a doubting husband and a cheating wife. Look, Venki, it's a cross between a pig and a donkey. Huh? बिल्कुल. बाकी Okay. लास्ट रिपोर्ट विच आई रेड ऑन चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमी, दे सेड इकोनॉमी तो वही है और कचरा होता जा रहा है. द ओनली थिंग विच इज राइजिंग इन पाकिस्तान इज द नंबर ऑफ Donkeys. Okay. Actually, I mean, to be very serious, India is in a sweet spot at this point of time. The next 4-5 years, we need to see how we maximize this to our benefit. Right? That's the last thing. And I think we've had a very nice discussion today. The final words, and then we'll close up. Yes, sir. This is like I had said, agle, at least for 10 years, China is in no position. What direction PLA takes and how it evolves will dictate whether this kind of a situation goes further. Today, like you said, sir, we are in the sweetest spot. Not only have you to maximize this, but you have to strategize to ensure that you are always in this maximalist position versus both of them, so that they are unable to do anything. And that is how whatever narrative has been started by the West, that two Asian giants are facing each other, you will reach that status of being a great power. Great power bhi nahi, at least 2047 tak, if you can become a major power, then That's good enough. That's good enough. And then you can keep going up. And that is where these two will try, and a lot of Western economies will also help them, because your rise is not going to be liked by the others, because the pie is the same. You rise, then you take Someone else has to fall. Yeah, you take a greater share of the pie from somebody else, or a couple of somebody else. So the others will also not be happy. So these asymmetric threats, narrative wars will continue. If you think it will not, rethink again. We're going to have a tough time. We're going to have a tough time even from the West on this. Yes. Yeah. It's not going to be easy. Well, I think that's a fair one, and we'll leave it at that. All I want to tell sabko yahi batana chahta hu. My next topic, I've covered Punjab. Sorry, I've covered J&K after elections. We have covered Manipur after elections. The next topic is Punjab after elections. And then we're going to have I'm going to have a repeat talk on Manipur, because the last discussion I had with General Shaukin Chauhan on Manipur has evoked tremendous response from Manipur, plus this way and that way. So I'll come back within a week on Manipur. With this, I think we had a great discussion. Thank you, Rajiv, and thank you for everyone for attending. Good evening and Jai Hind. Thanks. Jai Hind.